हम्म चलिए हम लोग जो है ध्यान रखिएगा, इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इटली का एकीकरण नॉर्मली जो है, ये ध्यान रखोगे, हम लोग जो है इटली के संदर्भ में कुछ चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखो इटली का मैप है, थोड़ा नहीं हो तो इसको भी समझ लो आप। दोनों इटली ही है बाबू, ठीक है, ये बात जो है ध्यान रखोगे। हम्म ठीक है, हम लोग जो है बात किए थे कि 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, याद आया। वियना कांग्रेस का मुख्य सूत्रधार था मेटरनिक, और मेटरनिक के दिमाग का उपज था कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए यूरोप में जहां पर फिर से कोई नेपोलियन उत्पन्न ना हो, फिर से कोई ऐसा सरफिरा उत्पन्न ना हो जो पूरे यूरोप में जो है ना हलचल मचा करके रख दे और सबको जो है परेशान कर दे। अब ऐसी स्थिति में उस समय वो क्या किया, ध्यान रखोगे, कल भी हम लोग जो है देखे थे। देखो यहाँ पर ना आपको एक जगह दिखाई पड़ेगा, ये जो गोला है, ठीक है, कलर ठीक है, ठीक ना, ये ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ठीक ना। इसको लो, ठीक, ये देखो यहाँ पर जो है ना एक जो है ना आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखो, ये है सेवाय, ठीक है, ये है नीस। लिख दे यहाँ पे, ठीक है, ये है सेवाय, ये है आपका नीस, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये वाला जो है हिस्सा ये है सार्डिनिया। हम्म हम लोग जो है बात किए थे, दिमाग में चलना चाहिए तब जो है ना कहानी आगे बढ़ा पाओगे आप। यहां पर हम बताए थे ये क्या है, सिसली, दिख भी रहा होगा आपको, अगर ना दिख रहा हो तो आप ऐसे देखिए, यहां पर आपको जो है ना सिसली दिखाई देगा। हम्म ठीक है, ये देखो, आपको जो है यहाँ देखना, ये देखो सिसली है। हम्म ठीक, ठीक है, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना सिसली। हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, रुक जाओ। देखो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये देखो ये सिसली लिखा हुआ है, दिख रहा है ऑनलाइन वाले लोग। ये देखो यहाँ पर ना ये नेपल्स है। हम्म ये देखो ये सार्डिनिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना देखो ये पिडमोंट है। ये लोम्बार्डी है बाबू, इसके बगल में वेनेशिया है। नॉर्मली ये, और वहीं पे हम बताए थे इधर छोटा सा जो है ना जगह में जो है ना क्या रहेगा, नीस, और ऊपर जो है ना यहाँ पर सेवाय, यही कहानी हम आपको बताए। ठीक है, इसके अलावे ये जो छोटे छोटे जो है ना आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग राज्य हैं। ये देखो यहाँ पर रोम दिखाई दे रहा है रोम। हम्म अब देखो इस मैप में पूरा नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है बस ये ध्यान रखोगे, ये जो है ना रोम है, यहाँ पर नेपल्स, यहाँ सिसली, सार्डिनिया, पिडमोंट, लोम्बार्डी, वेनेशिया, ठीक, एकदम दिमाग में बिठा लेना, काहे कि अभी जब कहानी बताएंगे तो वो जो है ना वो चलेगा आपके साथ, ठीक है, हो गया। अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। हम्म
अब जो है ना तुम हो जाओ भाई थोड़ा इधर किनारे, ठीक। अब जो है ना इसको कर दो आप। हम्म। अब जो है इसको खींचो। इसको जो है बड़ा करो। हो गया ना। अब देखो यहां पे देखना, ये वाला जगह दिख रहा है, ये है परमा। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखना ये परमा है। हम जो है ना मार के लिख देते हैं। ये वाला देखो क्या है, मेडोना, या इसको मोडेना भी कहते हैं। समझ में आया बात ना। ये देखो यहां पर है टस्कनी। ठीक है, ये देखो यहां पर है पेपल। हम्म। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है फ्लोरेंस। समझ में आया बात ना। नॉर्मली पहले हम जो आपको बताए, वो जो है ना बड़ा बड़ा जो है ना आउटसाइड वाला जो एरिया था वो हम आपको बता दिए। और अब जो है ना हम आपको बताइए मिडिल जो है इटली में जो छोटे छोटे जो है राज्य थे उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताए। सबको समझ में आ गया बात। अब देखो मैप एक चीज जो है ना हम यहाँ बना रहे सिंपल, कि एक जो है ये आपका हो गया इटली एग्जाम्पल के तौर पे। देखो इस साइड में ना यहाँ पर है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया है। ठीक ना, ये वाला पार्ट जो है देखो। हम्म। ठीक ना, ये वाला पार्ट है ऑस्ट्रिया। यहां पर ध्यान रखना है ऊपर में ऐसे करके जो है ना एक जगह है, क्या है, जर्मनी। ठीक है, इधर जो है ना आपको जो है दिखाई देगा, इधर कौन है, फ्रांस। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया, ये जो है ना जर्मनी, ये फ्रांस। ध्यान रखोगे। अब जो है ना कहानी को समझने का प्रयास करोगे। जब हम लोग इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग कहानी जो है ना स्टार्ट करते हैं वियना कांग्रेस से। वियना कांग्रेस में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन वंशों का जो है ना शासन स्थापित कर दिया गया। जैसे यहाँ पर आना समझना सब लोग, ये जो सिसली है, और यहाँ पर जो नेपल्स है, इन दोनों जगहों पर किसका शासन स्थापित किया गया, ये बुर्बो वंश का शासन स्थापित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर नीस है, यहाँ पर सेवाय है, यहीं पर जो है ना पिडमोंट था। समझ में आया बात ना। नीस, सेवाय, पिडमोंट, ये सौंप दिया गया किसको, सार्डिनिया को। देखो वहां पर है और इसको सौंपा जा रहा है इसको। और सार्डिनिया में सेवाय वंश का शासन चल रहा है। ठीक है, किसका शासन चल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेवाय वंश का शासन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बुर्बो वंश का शासन चल रहा है। और यहाँ पर जो है ध्यान रखो ये जो रोम है, यहाँ पर पोप का शासन है। और पोप बोले तो ये कैथोलिक। समझ में आया बात ना, ये ध्यान रखोगे। इसके अलावे ये लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये जो हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हो, इस पर किसका जो अधिकार हो गया, ये ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में है। यानी अगर आप देखोगे नॉर्मली, ठीक है, तो कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के पास है, कुछ जो है ना पोप के पास है, और ये जो है ना कैथोलिक लोगों का जो है ना प्रमुख है। यहाँ बुर्बो वंश है, यहाँ जो है ना सेवाय वंश है। और ये बीच में चाहे परमा हो, मेडोना हो, टस्कनी हो, पेपल हो, फ्लोरेंस हो, यहाँ पर छोटे छोटे जो है ना
स्थानीय शासकों का शासन है। और इस तरीके से बहुत सारे जो है ना शासन क्षेत्रों में बटा हुआ है तत्कालीन इटली, और इसको बांटने का काम किया है मेटरनिक। ठीक, कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना? तो ध्यान रखना है, मेटरनिक का एक प्रसिद्ध कथन था कि मैंने इटली को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति में तब्दील कर दिया। नहीं लिखा हुआ है तो उसको लिख लो, है लिखा हुआ, वियना कांग्रेस में लिखा हुआ है ना? ठीक है, अगर चाहते हैं तो वहां पर भी लिख दो एक आध पॉइंट, इटली के एकीकरण वाले पेज में लिख देना, लिख दो ये स्टेटमेंट फिर से लिख दोगे। मैंने इटली को मैंने इटली को मैंने इटली को मैंने इटली को महज महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति में महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति में तब्दील कर दिया। तब्दील कर दिया। ठीक है, ये कहना है किसका? लेकिन ध्यान रखना है, तब्दील जरूर कर दिए, लेकिन इटली वालों के अंदर ना राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो गया था। इटली वालों के मन में भी जो है ना स्वतंत्रता का भाव का विकास हो गया था, तब जब नेपोलियन बोनापार्ट इटली पर आक्रमण किया था। ठीक है, फ्रांस में होने वाली क्रांति का प्रभाव जो है ना सीधे इटली पहुंचा था नेपोलियन के माध्यम से। और नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता वही था। लिखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिख दोगे, लिख दोगे। नेपोलियन ही नेपोलियन ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। नेपोलियन ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। ठीक है, चलो ये ध्यान रखोगे। बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि इटली के अंदर जो है ना एक फीलिंग राष्ट्र का जगाने का काम जो है ना नेपोलियन किया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है ना इस बात को कहते हैं कि भले ही मेटरनिक कुछ समय के लिए जो है ना यूनिफिकेशन को, एकीकरण को टाल दिया, लेकिन वो भावना जो है ना इटली के अंदर लगातार बनी हुई थी, और वही भावना आगे चल करके जो है ना बाहर निकलती है, और वो क्या करता है जो है एकीकरण के लिए लोगों को प्रेरित करता है। एक और बिंदु लिखोगे। एक विद्वान मैरियट एक विद्वान मेरियट एक विद्वान मेरियट के अनुसार मेरियट के अनुसार मेरियट के अनुसार नेपोलियन ही नेपोलियन ही नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था। नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था। नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने जिसने सर्वप्रथम सर्वप्रथम इटली के अंदर इटली के अंदर एकता प्रदान किया। इटली के अंदर एकता प्रदान किया और और भावना भी और भावना भी। ये कौन बोल रहे हैं? मैरियट बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात जो है ना आप लोग जो है समझेंगे। ठीक है, ये कहानी उस दौर का है। चलो ये ध्यान रखोगे नॉर्मली। अब हम लोग जो है ना कुछ कथन को जब समझ लिए, मेटरनिक कह रहा है भौगोलिक अभिव्यक्ति में तब्दील कर दिए, उनका भी कहना सही है भैया, ये बहुत सारे क्षेत्र को इधर उधर इतना तोड़ दिया है कि कोई भी आदमी जो है ना 2 मिनट सोचे कि भाई इसको कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे खत्म करे। ठीक है, उसका भी कथन सही है। ठीक है, लेकिन वो फीलिंग्स जो है वो जो है नेपोलियन के माध्यम से इटली में जो है ना पनपा हुआ है। अब भाई बात ये है
कि जब इसके बारे में सार्डिनिया सोचना शुरू करेगा कि हमको इटली को एक कर देना है, तो कहां से वो कहानी शुरू करेगा और वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि क्या हमको करना होगा, नहीं करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि बाधक तत्व कौन कौन सा था। समझ में आया बात ना? सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, बाधक तत्व कौन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना बाधक तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है ना यहां पर हम लोग जो है इटली के एकीकरण में बाधक तत्व को समझने का काम करेंगे। ठीक है, बाधक तत्व कौन कौन है बाबू, ध्यान रखोगे। सबसे पहले आ जाओ फ्रांस के पास। अभी हम आपको क्या बताए थे कि फ्रांस जो है क्या है। फ्रांस के दिमाग में क्या चल रहा है, देखो यहां आ जाओ। ठीक है, ये देखो हम बताए इधर ये फ्रांस है। ठीक है, और फ्रांस की अगर आप बात करोगे तो फ्रांस के अंदर का एक खास बात है, वो चाह रहा है कि मेरे पड़ोस में कभी भी कोई एक मजबूत राष्ट्र खड़ा ना हो, क्योंकि अगर मजबूत राष्ट्र खड़ा होगा तो सबसे ज्यादा हमको नुकसान होगा, क्योंकि वो बार बार हमारे लिए समस्या पैदा करेगा। ठीक है, तो फ्रांस अपने पड़ोस में एक मजबूत राष्ट्र का विरोधी है। तो फ्रांस कभी भी जो है ना नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो। और वो किस तरीके से प्रभावित कर सकता है बाबू, तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि भैया ये देख लो, सिसिली में बुर्बो वंश है। ठीक है, नेपल्स में जो है ना बुर्बो वंश है। ये बुर्बो वंश का सीधा संबंध कहां से है, समझ में आ गया बात। दूसरी बात जो है ना आप ऐसे समझो कि ये जो पोप लोग हैं, ये जो पोप है वो रोम में बैठे हैं और वो कैथोलिकों का जो है ना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और फ्रांस कैथोलिकों का जो है ना सिरमौर बना हुआ है। हमेशा वो कैथोलिकों का पक्ष लेकर के जो है ना वो राजनीति में कूदेगा। यानी एक, दो और तीन, तीन जगहों पर तो वो सीधा परेशानी कर सकता है। इसके अलावे ध्यान रखना है कि उसके आस पड़ोस में जो क्षेत्र हैं उस पर भी वो सीधा जो है ना प्रभाव स्थापित कर सकता है। ठीक है, यानी दक्षिण इटली में, उत्तर इटली में, दोनों जगहों पर फ्रांस का अच्छा खासा जो है ना पकड़ मजबूत है। तो वो जो है ना कभी भी ये मजबूत पकड़ को छोड़ना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ेगा तो इटली मजबूत हो जाएगा और वो ऐसा चाहता नहीं है। समझ में आया बात ना? ठीक है, यानी देखो हमेशा ध्यान रखना है, एक व्यक्ति था बिस्मार्क। हमेशा वो ना बड़ा लॉजिकल बात क्या करता था, वो जब अपने एकीकरण का बात करता था ना तो हमेशा कहता था कि फ्रांस के साथ लड़ाई तो तर्क में निहित है। वैसे ही कैबूर जो है ना एक व्यक्ति है जो इटली के जो है एकीकरण का परनेता बनकर के उभरेगा, और वो हमेशा कहता था कि बिना फ्रांस का इटली का एकीकरण नहीं हो सकता है। मतलब अगर हम अपने से सोच लेंगे कि इटली को एकीकृत कर दे तो नहीं होगा। ठीक है, हमेशा उसके लिए इस्तेमाल करना होगा किसको। ठीक है, और ये दोनों ही जो मतलब कूटनीतिज्ञ कह सकते हैं, दोनों ही जो है ना तेज जो है बुद्धिमान जो व्यक्ति लोग हैं वो एक ही दौर में है बाबू। इटली में कैबूर है और जर्मनी में जो है ना, और दोनों फ्रांस का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखना है, दोनों जो है क्या करेंगे, फ्रांस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ्रांस में उस समय शासक है नेपोलियन तृतीय, और वो आत्ममुग्धित व्यक्ति है, उसको अपना बड़ाई सुनने का बड़ा मन करता है, और जो बड़ाई करेगा, समझ में आया बात ना। तो कैबूर जो कह रहा है कि बिना फ्रांस का इटली का एकीकरण नहीं हो सकता है, इस बात को आप लोग समझ सकते हो। तो एक बड़ा बाधक है फ्रांस। दूसरा बड़ा बाधक कौन है, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना है 1815 से पहले ऑस्ट्रिया महज एक जो है ना सिंपल राजनीतिक क्षेत्र हुआ करता था। उस तरीके का उसका जो है ना मजबूत ताकत नहीं था। लेकिन 1815 के बाद ऑस्ट्रिया जो है ना यूरोप की राजनीति में एक चमकने वाला सितारा हो गया, और किसी भी मुद्दे पर ऑस्ट्रिया की राय को महत्व दिया जाने लगा। यह हुआ एक व्यक्ति की वजह से जिसका नाम था मेटरनिक। सब लोग समझ रहे हैं। अब मेटरनिक के द्वारा ये जो स्टेटस मिला था ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया इसको अब खोना नहीं चाहता था।
क्योंकि ऑस्ट्रिया का राजनीतिक कहानी आप ऐसे समझो कि इधर एक तरफ वो जो है ये लोम्बार्डी और वेनेशिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, ठीक है, जो सीधे नियंत्रण में ऑस्ट्रिया पर है, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ वो सीधे नियंत्रण में है, यानी ऑस्ट्रिया जो है ना इटली के क्षेत्र में जो है ना घुसा हुआ है। दूसरी तरफ ये जो आप बीच में देख रहे हैं ना, छोटा 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 ये जो राष्ट्र है, सॉरी ये छोटे छोटे जो राज्य हैं, इन राज्यों में भी वो अपना कुछ ना कुछ तिगड़म लगाए हुए है। कहीं पर वो अपने घराने की राजकुमारी का विवाह करवा दिया है, तो कहीं यहां की राजकुमारी को अपने घर में विवाह कर ले गया है। समझ में आया बात ना। और ऐसी स्थिति में वो दिमाग लगाया हुआ है कि हमको इटली को जो है ना पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर हम इसको पकड़ के रखेंगे तभी लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसा क्षेत्र हमारे नियंत्रण में होगा और हमारा कद बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसी दौर में ऑस्ट्रिया जो है, ध्यान रखना है, जर्मनी के ऊपर भी जो है ना अपना पकड़ मजबूत किए हुए है। और अगर ऑस्ट्रिया कमजोर हुआ तो सिर्फ वो इटली से कमजोर नहीं होगा, एक झटके में वो इटली से भी जाएगा, जर्मनी से भी जाएगा। और इस बात को जानता है तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे बगल में एक मजबूत राष्ट्र हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो, जर्मनी का एकीकरण हो। हमेशा जो है ना उनको चाहेगा कि पंगु बना करके हम सामने बनाए रखें। और इसलिए ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण का जो है विरोधी होगा। कोई दिक्कत यहां पे? अगला ध्यान रखना है, एक व्यक्ति है ब्रिटेन, मतलब एक राष्ट्र है ब्रिटेन। ब्रिटेन का तो खास बात है बाबू, ब्रिटेन को चाहिए व्यापार, अगर उसके व्यापार को नुकसान पहुंचेगा तो कहीं भी जा सकता है, और उसके व्यापार को नुकसान ना पहुंचे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और उसको इस बात का चिंता है कि भूमध्य सागर पर स्थिति क्या होगी, क्योंकि इटली सीधे जो है ना भूमध्य सागर में है। हमेशा ये बात जो है ध्यान रखेगा कि वो हमेशा इस बात को देख रहा है कि भैया अगर इटली मजबूत हुआ तो भूमध्य सागर में उसका स्थिति क्या होगा, उसका वहां पर सोच क्या होगा। और ये सोच जो है ना, इसको किसी भी कदम को उठाने के लिए थोड़ा सा चिंता में डालता रहता है। तो इसके मन में एक कोने में ये बात स्थित है कि इटली जैसा है वैसे ही रह जाए तो ठीक है, इसको एकीकृत नहीं होने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उसके व्यापार का कहानी प्रभावित होने का डर है, ठीक है। ये बात जो है ध्यान रखोगे। लेकिन फिर भी वो जो है ना थोड़ा थोड़ा दूसरा दिमाग भी सोचता रहेगा कि भाई क्या करना है नहीं करना है, ठीक। चलो अब ये हम तीन बड़े राष्ट्रों की कहानी बता दिए। जर्मनी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जर्मनी खुद जो है एकीकृत नहीं है, तो जर्मनी का चर्चा नहीं होगा। रहा बात रसिया, तो रसिया बेचारा खुद जद्दोजहद कर रहा है कि हम भूमध्य सागर में कैसे पहुंचे, ठीक है। और वो भूमध्य सागर में पहुंचने का बात अगर है तो ध्यान रखना है, वो इटली से उसका तो सीधा संबंध किसी भी बात को लेकर के है नहीं, लेकिन वो जो है ना इसको मजबूत करना चाहे भी तो कोई मतलब नहीं है, और कमजोर भी करना चाहे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका सीधा यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है, तो रसिया की भी बात नहीं होगी यहाँ पर। तो मेनली अगर आप बात करोगे बाधक तत्वों में, तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये तीन महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं। अगला बाधक तत्व है पोप, ध्यान रखना है। और पोप जो है वो क्या है भाई, ध्यान रखना है कि ये ईसाई धर्म का जो है प्रमुख है, खास तौर पे जो है ना कैथोलिकों का। अब कोई भी स्थिति में यहां पर अगर गलती से इटली का आदमी लोग हाथ डालेगा तो पूरा कैथोलिक सोसाइटी जो है वो पोप की रक्षा के लिए सामने आ जाएगा, और फिर जो है ना इटली को लेनी का देनी पड़ सकता है। तो एक प्रॉब्लम यहां पर है, ठीक है। अगला जो चीज है वो क्या है भाई, ध्यान रखना है, प्रारंभिक चरण में एकीकरण की दिशा भी, ठीक है, अस्पष्ट थी। जैसे कोई गणतंत्रात्मक व्यवस्था चाहता था, तो कोई जो है संघात्मक व्यवस्था चाहता था, तो कोई राजनीतिक सॉरी संवैधानिक राजतंत्र चाहता था। स्पष्ट ही नहीं है, ये जो इटली वाले लोग हैं ये लोग स्पष्ट ही नहीं है कि करना क्या है। तो ये जितने भी चार पांच सोच हम बताए ये सब बाधक तत्व हैं, लेकिन इसके अलावे भी कुछ सहायक तत्व भी है। सहायक तत्व को समझना जरूरी है। सबसे पहला बात, इटली का एक समृद्ध अतीत रहा है बाबू। रोमन साम्राज्य का नाम सुने हो ना,
रोमन साम्राज्य का केंद्र जो है इटली था, और रोमन साम्राज्य की तूती बाबू यूरोप के अलावे एशिया के क्षेत्रों में भी बोलती थी। ठीक है, ये अपने आप में जो है इनका समृद्धि का पहलू है। जैसे आप लोग जो है ना एक कहानी जानते होंगे या समझते होंगे, ठीक है, कि आदमी के पास अगर क्षमता हो और वो भूल जाए तो उसको याद दिलाना पड़ता है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या क्या था। जैसे अंग्रेज लोग ना भारत को गुलाम बनाया और हमेशा भारतीयों का ना मजाक उड़ाया, हमेशा भारतीयों का मजाक उड़ाया। तो भारतीय लोग सोचने लगे कि क्या सचमुच हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्या सचमुच हम लोग एकदम बेवकूफ थे, ना शासन पता था, ना राज्य पता था, ना व्यवस्था पता था, कुछ नहीं पता था। तो वो लोग ना ढूंढने निकले कि क्या सचमुच में हम लोग इतने ही बेवकूफ थे, या जितना जो है बताया जा रहा है ये बहुत ज्यादा तेज हो गए हम लोग यहाँ तक। ठीक है, इससे भी बहुत ज्यादा नीचे थे। क्या था कहानी? जब इतिहास को ढूंढने निकले जो है भारतीय लोग, तो ये पाए कि पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाला जो है ना कौन था? भारत। जब दुनिया जो है ना काउंटिंग नहीं जानता था, उसको काउंटिंग करना सिखाए हम लोग। ठीक है, जब दुनिया जो है ना सर्जरी का नाम नहीं सुना था, उस दौर में सर्जरी से यहाँ पर बीमारियां ठीक होती थी। जब वो जो है ना दुनिया में धातु विज्ञान के बारे में लोग नहीं जानता था, उस समय हम लोग धातु से बीमारियां यहाँ पे ठीक कर रहे थे। जिस समय उन लोग इस जो है ना चीज के इर्द गिर्द घूम रहा था कि सूर्य जो है ना पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाती है, उस समय हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को परिभाषित कर चुके थे। ठीक है, हम लोग जो है ना गणना के लिए पाई जैसे व्यवस्था को जो है ना आगे बढ़ा चुके थे। ठीक है, ये छोटी 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 बातों को भारतीयों ने ढूंढा, तब जो है ना क्या हो गया, गर्व से सब लोग कहने लगा कि अंग्रेज लोग झूठ बोलता है, हम लोगों का गर्व वाला अतीत है और गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है, तो उस इतिहास को जानो। और धीरे 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 आदमी क्या होने लगा, और जब उसको जानने लगा तो बोला कि ना ना ना, शुरुआत से इतना जो है ना हम लोग बुड़बक नहीं थे। कुछ कुछ घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से हम लोग जो है ना क्या हो गए, बेवकूफ बन गए। कुछ जो है ना घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से हमारे दिमाग पर जो है ना एक कह सकते हैं काई जम गया। आप लोग कभी भी जो है ना एक कहावत सुने हैं, गीत सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हमेशा इतिहास का जो अच्छा मतलब कह सकते हैं ना जानकार होता है, जब गुलामी का इतिहास पढ़ाता है तो वो हमेशा वो कहानी से शुरू करता है। ठीक ना? जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, समझो पीढ़ी हार गई, पूर्वा को पछुआ मार गई। समझ में आया बात ना? ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है बाबू, ऐसे मत सोचिए कि हम बना दिए। हम लोग भी कोई ना कोई सेमिनार में सुने हैं। और बड़ा जो है ना खतरनाक जो है ना ये चीज है, बोला कि भारत जो है वो क्रांति के रथ पर सवार था। कौन सा क्रांति? विचार वाला क्रांति। हर एक चीजों को जो है ना निकालता जा रहा था। जैसे अभी हम आपको बताए जो है पाई का मान निकाल रहा है, जीरो को जो है ना इस्तेमाल करने, दशमलव का कहानी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, फलित ज्योतिष, ठीक है, धातु विज्ञान या फिर मेडिकल साइंस, सब में भारत लगातार आगे बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन अचानक हमारा कुछ व्यवस्था ऐसा बना कि उसने जो है ना क्या कर दिया, उस वैचारिक क्रांति को थाम दिया और हमारे सोचने समझने की क्षमता को रोक दिया। जब हम लोग सोचने नहीं लगे, समझने नहीं लगे, चलने नहीं लगे उस पर, तो काई जमता है ना। जैसे आप कहीं से आते जाते हो गए तो रेगुलर जिस पर चलता है ना आदमी, पगडंडी दिख जाता है कि अच्छा ये रास्ता है, दिखता है ना, वहां सारा चीज ना साफ हो जाता है। और जिस पर लोग नहीं चलते हैं वहां पे फिसलन वाला कहानी बन जाता है। तो अब हम लोग उस पर चल ही नहीं रहे, क्रांति पर चल ही नहीं रहे हैं, विचार पर चल ही नहीं रहे, तो क्या हो गया, काई जम गया। और जब काई जम गया तो सब लोग फिसलेंगे। समझे में नहीं आएगा क्या होगा नहीं होगा। तो जब आपको समझ में नहीं आएगा तो समझाने आएगा अंग्रेज लोग क्या। सिंपल बात यही है, आज भी वही दौर चल रहा है। आपके चिंतन पर काई जमाई जा रही है फेसबुक, व्हाट्सएप और जो है ना इस तरीके के छोटे छोटे चीजों के माध्यम से। आप लगे रहिए 1.5 GB और 2 GB के चक्कर में, बाकी खेला तो जो है ना हो ही जा रहा है क्या। तो जो हम आपको बताए, ठीक है, यही कहानी इटली में भी हुआ। इटली वाला लोग जो है ना ढूंढना शुरू किया कि क्या वास्तव में हम लोग इतने बेवकूफ हैं, क्या वास्तव में हमारा कोई इतिहास नहीं रहा, क्या हम लोग हमेशा से ऐसे ही टूटे फूटे अंदाज में रहे। तब वो लोग जब चेक किया तो पाया कि नहीं, हमारा समृद्ध इतिहास था। इवन दुनिया में जब पुनर्जागरण आया तो उसका भी केंद्र बिंदु हम थे। इवन यहां तक
कि जब लैटिन भाषा का विकास हुआ उसका भी केंद्र बिंदु हम थे। दुनिया में जब चित्रकारी की बात हुई तो चित्रकारी का केंद्र बिंदु भी हम ही थे, और हमसे यूनान भी सीखा करता था। ये जो इसके अंदर का जो भाव जब इसको पता चला तो यहाँ के लोग जो है ना थोड़े जो है अंदर से उद्वेलित हुए कि नहीं नहीं नहीं, यानी हम लोग ऐसे थे नहीं, हम लोगों को ऐसा बनाया गया। तो कौन बनाया बाबू, कौन बनाया ऐसा? तो सबसे प्रमुख हाथ है ऑस्ट्रिया का, ठीक है, और दूसरे नंबर पर है फ्रांस। यानी ये दो लोग मिलकर के हमको जो है ना बीच में सैंडविच बना दिए। ऊपर में रख दिए पाव रोटी, नीचे रख दिए पाव रोटी, और बीच में है हम, दोनों के बीच में पीस रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, इसका जो समृद्ध अतीत रहा है इसके सहायक तत्व के रूप में काम किया। ठीक है, इसके अलावे अगर आप बात करोगे तो नेपोलियन एक व्यक्ति थे, हम अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट लिखवाए। नेपोलियन क्या किया, यहां राष्ट्रवाद का विकास कर दिया, राष्ट्रवाद का भावना जगा दिया, आजादी और गणतंत्र का जो है ना भावना विकसित कर दिया, और उसकी वजह से जो है लगातार ये लोग अब धीरे 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 उस चीज को याद किए और आजादी के बारे में सोचने लगे। ठीक है, और जब नेपोलियन का शासन इटली में स्थापित हुआ था तो पूरा इटली एक शासन में आ गया था। जैसे अभी पूरा भारत में क्या है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक शासन है। तो भैया चाहे आप ना तमिलनाडु चले जाओ, चाहे तमिलनाडु का आदमी झारखंड आ जाए, चाहे झारखंड का आदमी गुजरात चला जाए, कहीं पे भी जाएगा ना, इसको जो है ना अपना तरीका पता है। जैसे मान लो हमको कार चलाने का आदत है तो हम दिल्ली में भी कार चला सकते हैं सेम नियम पे, जो है तमिलनाडु में भी कार चला सकते हैं सेम नियम पे, और हम गुजरात में भी चला सकते हैं, झारखंड में तो चला ही रहे हैं। क्या है, एक ही जैसा कानून है। जब एक ही जैसा कानून है तो जीवन आसान ना हो गया, और जीवन आसान हो गया तो लोगों को लगा कि नहीं, अगर जो है पूरे क्षेत्र में एक जैसा ही व्यवस्था लागू होगा तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान है, व्यापार करना आसान है, आर्थिक विकास करना आसान है, और ये सब चीज जो है ना होगा तो जीवन बहुत अच्छा होगा। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी क्या है भाई, ये पूरे इटली में एक शासन होना चाहिए, यानी इटली का एकीकरण होना चाहिए। ठीक है, ये बात जो है ध्यान रखोगे। तो नेपोलियन का ये भूमिका है कि भैया वो आधुनिक इटली का निर्माता बन गया, उसके मन में एक फीलिंग्स डाल दिया। इसके अलावे वियना कांग्रेस बाबू, अब बोलोगे कि वियना कांग्रेस ही तो सब चीज को जो है ना क्या किया है, वियना कांग्रेस ही सब जो है ना ये खेला खेला है। अब उसको हम सहायक तत्व कैसे मान ले, कभी कभार गलती में भी अच्छा ही हो जाता है। सार्डिनिया सबसे ज्यादा जो है एकीकरण का जो है ना प्रेरक जो है क्षेत्र था, ये सबसे ज्यादा चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, और सार्डिनिया को मजबूत बना दिया वियना कांग्रेस। समझ में आया बात ना, नीस, सेवाय और पिडमोंट दे करके। ठीक है, यानी यहां पर रहने वाला जो है एक राज्य उसको एक झटके में जो है ना पहुंचा दिया कहां पर, फ्रांस के एकदम जस्ट बगल में बिठा दिया। ठीक है, अब जस्ट बगल में बैठेगा तो इसको हर चीज का समझ विकसित होगा कि नेपोलियन या फ्रांस में क्या हो रहा है। नहीं, आपका पड़ोसी कैसा है डिपेंड करता है फिर उस आपका जीवन कैसा होगा। अब अगर आपको पड़ोसी को हराना है, हारना है, क्या करना है आपको, आप जो है ना ध्यान रखिए भाई, पड़ोसी हमेशा कान लगाए के बैठे रहते हैं कि मौका मिले तो सही एक बार इसका बेइज्जती करवाइए देते हैं। तो यहां पर आप उसको बैठा दिए, तो बैठा दिए तो फ्रांस को समझने लगेगा ना, और जब फ्रांस को समझने लगेगा तो उसका इस्तेमाल करेगा सार्डिनिया अपने एकीकरण में। कोई दिक्कत, तो याद रखो सहायक जो है तत्व में हम लोग वियना कांग्रेस की बात करते हैं, नेपोलियन की बात करते हैं, हम लोग जो है ना अतीत का जो समृद्धि था उसकी बात करते हैं। इसके अलावे कुछ जो है ना क्रांतिकारी लोग थे जो चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, और उन्होंने कुछ गुप्त संस्थाओं का विकास करा था। कुछ गुप्त संस्थाओं में हम लोग किसको देखते हैं बाबू, नॉर्मली एक संस्था थी कार्बोनरी, ये नेपल्स में इटली का कोई नेपल्स में इटली के कोयला झोंकने वालों ने
ठीक है, कोयला झोंकने वालों ने इस संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था, फिर भी इसके दो उद्देश्य थे। पहला, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। ठीक है, यानी कि चलो डूबते को जो है ना तिनके का सहारा, नाम सुने हो ना। मान लेते हैं कि पूरा जो है क्षेत्र जो है एकीकरण के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन 2 4 10 20 लोग हैं, एक संस्था है जो आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है कि भैया आप एकीकरण के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये भी एक जो है ना सहायक फैक्टर के रूप में आप देख सकते हो। इस संस्था का झंडा कैसा था बाबू? काला, लाल और नीले रंग का ये झंडा जो है, ठीक है, फहराता था। और एक झंडा था, सॉरी, एक संस्था थी यंग इटली। और यंग इटली किसका? ध्यान रखना है, मेजनी का। यही यंग इटली से प्रेरित था यंग बंग आंदोलन, नाम सुने हो आप लोग? ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी यंग इटली के जो है व्यवस्था और विचार से प्रेरित थे आपके महाराष्ट्र के क्रांतिकारी, जिसका नाम था वीडी सावरकर। अभिनव भारत जो है ना इसी संस्था से प्रेरित होकर के वो बनाए थे। तो याद रखना है कि यंग इटली, कार्बोनरी जैसे संस्था जो है ना सहायक तत्व की भूमिका में थे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है बात किए कि भाई कौन कौन जो है ना बाधक तत्व में थे और कौन कौन जो है सहायक तत्व में थे। सहायक तत्व में आगे बात करें तो विचारकों की भूमिका को जो है ना आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें पास्कोल, रासेटी, मेजनी, सिल्वियो फोलिको, जियोवर्ती जैसे व्यक्तियों का जो है ना भूमिका महत्वपूर्ण था। ध्यान रखोगे, सिल्वियो पोलिको ने जेल खानों का 10 वर्षीय वृत्तांत लॉ मी प्रिजियोनी नामक पत्रिका लिखा। उसमें जेल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में बताया। और वहीं जियोवर्ती ने अपनी पुस्तक इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता में इटली के राज्यों की संघ की वकालत की। बोला कि जो है ना सभी राज्यों को मिलकर के क्या बनाना चाहिए? एक संघ बनाना चाहिए। ये कौन बता रहे हैं? जियोवर्ती। इस तरीके से विचारकों ने भी जो है एक सहायक तत्व के रूप में कार्य किया और लोगों के मन में एकीकरण को लेकर के भावना विकसित करी। ठीक, आगे जो है आप देखोगे यूरोपीय क्रांतियों की भूमिका। यूरोपीय क्रांतियों की भूमिका मतलब समय समय पर यूरोप में क्रांति होता रहा है। और क्रांति क्यों होता रहा है? गणतंत्र की स्थापना के लिए। क्रांति क्यों स्थापित होता रहा है? इसलिए ताकि मानव का विकास अवरुद्ध ना हो। तो जब फ्रांस में कोई क्रांति हो रहा है तो उसका विचार तो इटली में भी तो जाएगा, और इटली वाला भी तो चाहेगा कि भैया हमारे यहाँ पर भी गणतंत्र हो, हमारे यहाँ पे भी आर्थिक विकास हो, और हम भी स्वतंत्र हवा में सांस लें। ठीक है, अब ये चीज सोच रहा है इटली वाला लोग, तो क्या होगा भाई? वो प्रयास करेगा। और ध्यान रखना है लास्ट वन सहायक तत्व में है कि सार्डिनिया एक जो है ऐसा राज्य है जो इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा समर्थक है। ठीक, यहां पर जो है हम लोग देखे बाधक तत्व और सहायक तत्व। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो आप। समझ में आ गया सबको ना? सहायक तत्व और जो है बाधक तत्व। अब देखो कहानी घटना चक्र का स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कैसे जो है ना इटली की एकीकरण की कहानी आगे बढ़ेगी, इसकी बात को समझो। सबसे पहले फरवरी 1849 में मेजनी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना की गई। ये घटना चक्र है बाबू। और जब ये स्थापित हुआ तो ये प्रेरित कर दिया सार्डिनिया के एक शासक को जिसका नाम था विक्टर एमेनुअल। ठीक है, और विक्टर एमेनुअल जो है वो जब शासक बना तो उसके मन में ये भावना विकसित हुई कि भाई क्यों ना हम एक अच्छे और पवित्र उद्देश्य के लिए आगे बढ़े। ठीक है, और वही आगे बढ़ने के लिए जब वो प्रयास करेगा तो क्या होगा? इटली का एकीकरण की कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो जब ना विक्टर एमेनुअल गद्दी पर बैठा तो वो कैबूर को पहले जो है ना वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री बनाया, और आगे चल करके वो बना प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखोगे सब लोग। कैबूर जो है क्या बना? पहले वित्त मंत्री, फिर क्या बना? उद्योग मंत्री। यानी वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री है, उसके बाद वो क्या बना?
प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखोगे। और कैबूर जो है इटली के एकीकरण का कट्टर समर्थक आदमी था। जब भी जो है वो वित्त मंत्री के तौर पे काम करता था, उसको इसी बात का एहसास होता था कि भैया हमारा विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पर एकीकरण नहीं है। हमारा व्यापार तब तक फुलफिल नहीं हो, मतलब फल फूल नहीं सकता है जब तक यहाँ पर एकीकरण ना हो। लेकिन कैबूर के दिमाग में एक बात थी बाबू, कैबूर को जो है ना ये लगता था कि भाई दूसरे जगह पर क्या चल रहा है ना उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम ये करते हैं कि इटली के किसी भी क्षेत्र का कोई व्यापारी हो, कोई व्यक्ति हो, सार्डिनिया आना चाहता है तो उसका खुला जो है ना स्वागत है। कोई भी व्यापारी यहाँ व्यापार करने आना चाहते हैं तो एकदम खुल करके व्यापार करने आए, उनको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अपने यहाँ पर भी व्यापारियों को ज्यादा छूट दे रखे थे। अब ऐसी स्थिति में जब वो वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री हैं तो यहाँ पर जो है ना जो व्यापारी लोग थे सार्डिनिया में वो बड़े खुश थे, क्योंकि उनको जो है ना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने में कोई जो है ना दिक्कत नहीं होता था और राज्य भी उनको सपोर्ट करता था, तो इनका जो है ना लगातार स्थिति फलने फूलने वाला था। अब ऐसी स्थिति में इधर के व्यापारी लोग जब यहाँ जाएंगे तो महसूस करेंगे कि सार्डिनिया का व्यापारी हमसे ज्यादा जो है ना आगे है। तो क्यों है तो समझेंगे, क्योंकि वहां पे शासन ऐसा है कि किसी भी प्रकार का वो रुकावट का काम नहीं करता है, कहीं पर भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेता है। और यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे जगह जाने में हर जगहों पर क्या देना पड़ता है। तो ध्यान रखोगे, आप व्यापारी लोग को खाली समझा दिए ना तो व्यापारी लोग जो है ना आपका काम कर देगा, क्योंकि उनको जो है ना पैसे से मतलब है, व्यापार के सहूलियत से मतलब है। और व्यापार का सहूलियत का बात है तो भैया वो जो है ना जहां पे भी जाएंगे सबसे चर्चा करेंगे, और सबसे चर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होना शुरू हो जाएगा, एक माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि आपके यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, वैसे ही आजादी होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना। ये ध्यान रखना है, वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री के तौर पे ये लगातार अच्छा काम करता है। इसका जो करने का काम जो तरीका था, ये इसका जो है ना वो ईमानदारी और पवित्रता जो अपने राष्ट्र के प्रति था, इसको देख करके विक्टर एमेनुअल बड़ा खुश हुआ और बोला कि भैया अब तुम बन जाओ, ठीक है। और अब वो बन गया प्रधानमंत्री। और जैसे ही प्रधानमंत्री बना, अब तो जो है जब वित्त मंत्री था तो वो वित्त का मामला देखता था ना खाली, अब जब प्रधानमंत्री बना तो सारे चीजों को सोचना शुरू किया। और जैसे ही सारे चीजों को सोचना शुरू किया तो सबसे पहले वो एक एक करके ना बाधक तत्व को जो है ना ढूंढना शुरू किया कि भैया वो कौन कौन से बाधक तत्व हैं जिसकी वजह से इटली का एकीकरण नहीं हो रहा है। तो क्या क्या जो है महसूस किया बाबू, पहला बात महसूस किया कि वियना कांग्रेस के द्वारा स्थापित व्यवस्था हमारा सबसे बड़ा बाधक तत्व है। कौन सा व्यवस्था स्थापित हुआ था, ये विभिन्न जो है ना भागों में बटा हुआ इटली, ठीक है। तो पहला बाधक तत्व कि हमको जो है मतलब उसको समझ में आ रहा है कि भैया वियना कांग्रेस में जो स्थापित हुआ है वही हमारा सबसे बड़ा बाधक है, तो इसको तोड़ना होगा, ठीक। दूसरा बात है विदेशी शक्तियों की रुचि। अभी जो हम बाधक तत्व लिखवाए ना उधर, तो विदेशी तत्व क्या या विदेशी ताकत क्या, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोग क्या सोच रहे हैं, तो उसको जो है ना पहचानने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तीसरा अभिजात्य वर्ग और अन्य शासक वर्गों के अपने हित, मतलब ये जितने भी जो राजा लोग हैं इन लोगों का तो अपना अपना हित होगा ना, तो इन लोग क्या सोच रहा है, थोड़ा एक बार उन लोगों से जो है ना समझ लेते हैं, उनकी बात समझ लेते हैं। और जो अमीर उमीर लोग हैं, जो थोड़ा पैसे वाले हैं, रसूख वाले लोग हैं, थोड़ा उनके बारे में समझ लेते हैं कि उन लोग क्या सोच रहे हैं। और अगला आर्थिक पिछड़ापन और सैन्य कमजोरी, मतलब ये जो है सो तो है, इसके अलावे क्या है, पैकेट में पैसा ही नहीं है। आर्थिक रूप से आप उतने मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो सैन्य रूप से मजबूत नहीं होंगे, और सैन्य रूप से मजबूत नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े जो है दानव का सामना कैसे करेंगे आप। अब ये जो है ना पहले बाधक तत्व को पहचाना और बाधक तत्व को जो है दूर करने के लिए वो प्रयास करेगा।
तो सबसे पहला उसका दिमाग लगेगा कि हमको अपना सेना का कमजोरी दूर करना है और अपना आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। तो वो आर्थिक विकास को बढ़ाना शुरू करेगा और सेना का जो है ना आधुनिकीकरण करना शुरू करेगा। इधर ये काम बेसिक तौर पे होगा और मौके का इंतजार करने लगा कि कब हमको जो है ना फ्रांस और ब्रिटेन से मिलने का मौका मिले, ताकि थोड़ा उन लोगों को भी समझे और थोड़ा उन लोगों को भी समझाए कि हम क्या चाहते हैं और नहीं चाहते हैं। समझ में आया बात ना? तो ध्यान रखोगे। काबूल अब कार्य करना शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले वो मुक्त व्यापार को अपनाता है, बोलता है मेरे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, आइए जाइए व्यापार खुल करके कीजिए। और जब व्यापार को खुल करके करने का ऑफर दिया तो जो है ना तगड़े तरीके से व्यापार आगे बढ़ेगा। दूसरा, यातायात की सुविधाओं का विस्तार किया और बैंकों का स्थापना भी किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी ट्रेन वगैरह का भी विकास करवाया। समझ में आया बात ना? और ट्रेन वगैरह का विकास हो जाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाएगा। सड़कों का निर्माण करवाएगा, आना जाना आसान हो जाएगा। इसके अलावे जो है वो क्या कर रहा है कि बोला कि खाली जो है ना सड़क का बात नहीं है, या जो है ये क्या कहते हैं रेलवे का बात नहीं है। नॉर्मली हम आपके संकट को भी कम कर देंगे। आपके पास जो डर होता है ना कि हम पैसा लेकर के, हम व्यापारी हैं और एक जगह से दूसरी जगह पैसा लेकर के कैसे मूव करेंगे, तो उसको भी हम खत्म कर दे रहे हैं। हम बैंक को स्थापित कर दे रहे हैं और बैंक को स्थापित किए तो अब भारी भरकम पैसा ले जाने की जरूरत नहीं था। कागज जो है के रूप में हुंडी जारी किया जाता था। ठीक है, कागज वहां से बैंक लिख करके दिया कि अच्छा वहां चले जाइए, वहां जो है ना गया, कैश निकाला, सामान खरीदा, फिर जो है ना चल दिया। यानी बैंकों के स्थापना से व्यापार को और ज्यादा बल मिला। ठीक है, तो यातायात का विकास, बैंकों का विकास, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना शुरू कर दिया। आगे करके चल करके क्या हो गया? गिरजाघरों की भूमि पर कर लगाया गया। कुछ लोग इसको जो है ना धर्म विरोधी समझे, लेकिन इनका कहना है कि राष्ट्र के लिए उस जमीन का इस्तेमाल करना जरूरी है जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम लोग अभी भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह का बात करें तो कितना सारा जमीन है बाबू? क्या इन सारे जमीनों पे टैक्स मिलता है? ठीक है, ध्यान रख लेना, अच्छा खासा जमीन है भैया। इन ये जो है ना, चाहे चर्च का बात करो, मंदिर का बात करो, मस्जिद का बात करो, इनके पास अच्छा खासा जमीन है और वो ऐसे ही है। ठीक है, वो परती पड़ा रह जाए, वो पादरी के पास रह जाए, ब्राह्मण के पास रह जाए, मौलवी के पास रह जाए, कोई दिक्कत नहीं का। हम एक उदाहरण बता रहे हैं, आप लोग कभी जो है ना मौका मिले तो जाइए। ठीक है, इधर एस एन यादव का क्लिनिक है, देख रहे ना? एस एन यादव के क्लिनिक जाने से पहले एक चौक है अन्नपूर्णा चौक। ठीक है, नगड़ा टोली की क्या बोलते हैं उसको, एकदम अन्नपूर्णा चौक है। अन्नपूर्णा चौक के जस्ट बगल में शिव मंदिर हुआ करता था बाबू, अभी भी है। हाँ, हम समझ रहे हैं, लेकिन पहले शिव मंदिर दिखता था और अब कोई बता नहीं सकता है नया आदमी को शिव मंदिर है। चारों तरफ दुकान खुल गया है। पहले जो है ना राम का दुकान, वहां जो लड़का दुकान चला था उसका नाम राम है। ठीक है, तो राम का दुकान हुआ करता था, छोटा सा दुकान, वो बेचारा मोबाइल रिचार्ज रिचार्ज करता था। अभी आप जाके देखोगे तो शिव जी चले गए हैं गर्त में और राम जी आ गए फ्रंट में। समझ में आया बात ना? अब राम जी के साथ ना लक्ष्मण जी भी और दशरथ जी भी वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। कभी जाके देखिएगा, मंदिर दिखेगा ही नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। जो नया है वो नहीं बता पाएगा, उसको लगेगा दुकान ही है। ठीक है, हाँ। तो क्या बताने का मेरा मतलब उद्देश्य ये है कि धर्म के पास ना बहुत सारा जो है ना जमीन उमीन ऐसा है जिसपे लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या उसका टैक्स पे करते हैं? तो भैया कैबूर बोला कि ये जो धर्म है वो हमारे नैतिक विकास के लिए ना है, ये जो धर्म है वो हमारे विकास के लिए है, और हमारा ही विकास नहीं होगा तो फिर इस धर्म का क्या मतलब? तो जो है ना बोले कि जितना जमीन आपके पास है भैया, या तो उसका जो है ना तुम टैक्स हमको पे करो, या तो फिर उस पर हमको जो है ना कुछ काम करने दो। क्या करोगे बोलो? हमको जो है बिजनेस स्थापित करने दोगे, हमको जो है ना लोगों को ये जमीन देने दोगे वो ताकि वो खेती बाड़ी कर सके, या टैक्स दोगे? जो करना है करो, बोलो। ठीक है, तो भाई इस तरीके से चतुराई से कैबूर जो है वो क्या किया, वो जो है ना टैक्स लगाया।
और वहां से इनकम आना शुरू हुआ। अब पैसा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावे ध्यान रखना है, जब धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि बढ़ रहा है तो जनरल ला मारमोरा के नेतृत्व में ये 90,000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार कर रहा है। ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल ना बात है, एक चीज को जो है जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे 90,000 सैनिक बना के बड़े खुश है कैबूर, और भारत में तो इतना तो भीड़ रहता है खाना बनाने वाला का। प्लूटार्क याद है, वो 304-5 बीसी में कह रहा है कि 6 लाख सेना था। तो हम लोग जनसंख्या के मामले में शुरुआत से समृद्ध रहे हैं, और आज ये समृद्धि 1 नंबर पे है क्या? नहीं। खैर, उन लोगों का जनसंख्या जितना है उसमें 90,000 काफी था बाबू। ठीक है। तो 90,000 सैनिक जो है ना बना दिए, आर्थिक जो है ना समृद्धि भी होने लगी। अब जो है यहां पर ध्यान रखोगे सब लोग कि ये जब हो गया, आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया, सेना भी बन गया, अब ये इंटरफेयर करने की स्थिति में आ गया कि अब जहां पे भी राजनीतिक बुलावा आएगा या राजनीतिक समीकरण ऐसा दिखाई देगा, हम वहां पर जाएंगे। और ये समीकरण उसको बहुत जल्द मिला। ठीक है। जब एक घटना घटित हुआ, क्रीमिया का युद्ध। कब हुआ? ठीक है, 1854-56 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। अब क्रीमिया का युद्ध काहे होगा बाबू? हम बार बार जब भी इतिहास पढ़ा रहे हैं तो शुरुआत से बता रहे हैं कि एक ही रीजन है, रसिया को समुद्र चाहिए और ब्रिटेन और फ्रांस देना नहीं चाहता है। नहीं तो फिर जियो और एस्टेल वाला काम हो जाएगा। नहीं, मतलब जियो समझ लो रसिया है, एस्टेल और एयरसेल जो है ना फ्रांस और ब्रिटेन है। अगर वो जो है ना आ गया समुद्र में तो एक झटके में इन लोगों का सारा चीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अथाह संपदा है। अब अथाह संपदा है, अथाह संपत्ति है, तो उसको तो इस्तेमाल करेगा ना वो, तो वो तो आने नहीं देना चाहेगा। तो रसिया एक तरफ, ब्रिटेन और फ्रांस जो है एक तरफ। और इस तरीके से जो है ना कहानी क्या होता है, एक जो है ना युद्ध का शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? अब देखो एक खास बात, कि ये क्रीमिया का युद्ध होगा, ठीक बात है, लेकिन कैबूर बिना बुलाए अपना कुछ सैनिक को भेज देगा। उसको कोई नहीं बुला रहा है, ध्यान रखना है। ना तो उसको ब्रिटेन बुलावा भेजा है, ना फ्रांस बुलावा भेजा है, कोई नहीं बुलावा भेजा है। ये अपने मन से भेज दिया कि जाओ तुम लोग जो है ना फ्रांस और जो है ना ब्रिटेन का सहायता करना। अब अचानक से जो है ना सेना आ गया। अब जो है लड़ाई का दौर है, उस समय तो अच्छा वाला बात है कि हमारा सेना मजबूत हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो फ्रांसीसी और ब्रिटेन वाले लोग जो है ना खुश हो गए कि भैया बढ़िया हुआ, चलो कुछ तो जो है ना सहारा मिला, बैकअप है। और ध्यान रखिएगा, क्रीमिया का युद्ध जीत गया फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोग। अब जब जो है ना क्रीमिया का युद्ध इन लोग जीता, तो तय बात है कि भाई जो आपको जितवाने में बिना बुलाए आपका सहयोग किया है, उसको तो तवज्जो दोगे कि नहीं दोगे आप? तो क्रीमिया का युद्ध का अंत होना था किससे? ध्यान रखना है, पेरिस सम्मेलन से। अब जैसे ही पेरिस सम्मेलन हुआ, तो भैया फ्रांस तो आएगा ही आएगा, ब्रिटेन भी आएगा, ऑस्ट्रिया भी आएगा, लेकिन एक को जो है ना बुलावा भेजा जाएगा, और वो है सार्डिनिया। ऑस्ट्रिया जो है इस बात को समझ रहा था कि सार्डिनिया जो है ना बड़े चतुराई से वहां पर सेना भेजा है, और उसका मूल मकसद है नेपोलियन के नजदीक पहुंचना। वो समझ रहा था, तो विरोध भी किया कि भैया, ऑस्ट्रिया बोला कि सार्डिनिया को क्यों बुलाना? सार्डिनिया के बिना भी तो काम हो सकता है, क्या उसकी सेना नहीं पहुंचती तो जो है हम लोग नहीं जीतते? नेपोलियन का कहना था जीत जरूर जाते, लेकिन उस भावना का कदर करना चाहिए जो तुम्हारे साथ जुड़ा हो और तुम्हारे लिए खड़ा हो। इसलिए सार्डिनिया यहां आएगा। अब नेपोलियन बोल दिया तो ऑस्ट्रिया का हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल पाए। ठीक है, अब बैठ गया वो भी। अब देखो, एक झटके में सार्डिनिया ने इटली के एकीकरण के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछाल दिया। एक नया सिगुफा फूंक दिया कि क्या हम लोग ऐसे ही भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र रहेंगे, या फिर हम लोगों का कुछ अस्तित्व होगा। बड़े चतुराई से। ध्यान रखना है, बड़ा खतरनाक खतरनाक जो है ना यहाँ पर
बातें हुई, लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, खास बात कैबूर का, अगर वो 15 मिनट बोला या आधा घंटा बोला, अपने जो है विचार को रखा अगर लोगों के समक्ष उस सम्मेलन में, तो हर एक 5 लाइन के बाद एक लाइन नेपोलियन के बड़ाई में था। समझ में आया बात ना? ठीक है, जैसे मान लो अगर ये बोल रहा है कि हम जो है चाहते तो सेना नहीं भी भेजते, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो है ना इतना महान सम्राट है, हमारे पास इतना महान व्यक्तित्व है, तो इनको जिताने के लिए हमको अपना सेना भेजना था। नेपोलियन गदगद। ठीक है, फिर जो है ध्यान रखना है, कुछ बात बोल रहा है, फिर वो जो है ना एहसास दिलाएगा कि यही वो व्यक्ति हैं जो कैथोलिकों के समर्थक हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से कैथोलिक लोग आज मजबूती से खड़े हैं, नहीं तो प्रोटेस्टेंट हमारे ऊपर हावी हो जाते, और इनकी वजह से ईसाइयत जीवित है। तो ऐसे महान व्यक्ति के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पण भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेपोलियन जितना बार ये चीजें हो रहा था, जितना बार ये हो रहा था, नेपोलियन अंदर से गदगद हुआ। और कहा जाता है कि जो है जब चारों पांचों लोग बैठे हैं, ठीक है, सम्मेलन में, वहां तो बैठे, ठीक है चलो भाई, लेकिन उसके बाद स्पेशली नेपोलियन मिला कैबूर से, और यही कैबूर चाहता था। समझ में आया बात ना? यही चाहता था कैबूर कि आप स्पेशली हमको एक बंद कमरे में मिले, और वहां पर हम जो है ना आपका कुछ स्वागत करें। ठीक है, ध्यान रखना है, नेपोलियन मिला उनसे अकेले कमरे में, और वहीं से शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के पतन की कहानी, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है वो एक अलग प्रकार का मत जो है उसके दिमाग में डाला। लेकिन ऐसा ध्यान रखोगे, अब कैबूर क्या बोला ये तो कैबूर जाने, और नेपोलियन क्या सुना वो नेपोलियन जाने, लेकिन इतना तय है कि शिकायतकर्ता के लहजे में नहीं था कैबूर। समझ में आया बात ना? शिकायतकर्ता के लहजे में नहीं था कि ऑस्ट्रिया मेरे साथ ये कर रहा है, ये कर रहा है। वो बड़ी चतुराई से ये बताया कि अगला जो समस्या है पूरे यूरोप में वो ऑस्ट्रिया पैदा करेगा। समझ में आया बात ना? और बताया कि 1815 से 1848 तक जिस राजनीति का केंद्र बिंदु पहले ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करता था, उसका केंद्र बिंदु जो है ना ऑस्ट्रिया बन गया। और इसके बाद भी अगर हम लोग इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, तब तो आने वाला समय हमारे लिए विकराल होगा। नेपोलियन के बड़ाई के साथ साथ उसके दिमाग में ऑस्ट्रिया के प्रति एक शक का जो है, संदेह का जो है बीजारोपण करके आ गया कौन? कैबूर। और इसीलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। हम्म। अब देखो, ये तो योग्यता पे डिपेंड करता है ना बाबू, कौन कितना जो है बोलता है और कैसे करता है। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, और जो है ना ये दिमाग पहचान लेता है। ठीक है, एक आदमी होता है तेज, जिसको पहचानना मुश्किल होता है, और एक आदमी होता है चापलूस। ध्यान रखना है, जब कोई विद्वान व्यक्ति आपका जो है ना बड़ाई करता है तो उसका तरीका अलग होगा, आपको फील नहीं होगा कि वो आपका चापलूसी कर रहा है। लेकिन अगर एक चापलूस आपका चापलूसी करेगा, एहसास हो जाएगा कि वो चापलूसी कर रहा है। ठीक है, और नेपोलियन देखो भले ही आत्ममुग्धित होने वाला व्यक्ति था, लेकिन था तो महान जो है ना व्यक्तित्व। उसका भी अपना एक अलग पर्सनालिटी था बाबू। बिना पर्सनालिटी का वो पूरे यूरोप की राजनीति को कैसे रेगुलेट कर रहा था? ऐसे तो था नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी जो है ना आदमी के अंदर धोखा हो जाता है, जब उसको लगने लगता है कि सब चीज मेरे फेवर में है और लोग हमसे डरे हुए हैं। नेपोलियन अपने ही कैरेक्टर में, अपने ही व्यक्तित्व में फंस गया बेचारा। ठीक, ये ध्यान रखोगे, ये घटना हुआ क्रीमिया के युद्ध का। अब देखो, अगला कहानी समझना, बड़ा खतरनाक कहानी है। फ्रांस और इटली के बीच संबंध। आर्सिनी कांड घटित हुआ बाबू। ठीक है, आर्सिनी कांड क्या है? देखो 1858 में है। इसमें मेजनी के गणतंत्रवादी शिष्य आर्सिनी ने नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयास किया। अब विद्वान क्या कह रहे हैं जरा समझो। बोले ये आर्सिनी जो है ना खुद से मारने नहीं गया था, नेपोलियन से क्या मतलब है उसको? यंग इटली का बंदा है,
उसको जो है ना नेपोलियन को मारने से क्या फर्क पड़ जाता? क्या नेपोलियन को मार देने से इटली का एकीकरण हो जाता? कैबूर उसको बुलाया, बोला कि देश के लिए क्या कर सकते हो, राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हो? बोला कि एक राष्ट्रभक्त जो कर सकता है वो सब कर सकते हैं। बोला नेपोलियन तृतीय को मार देना है, लेकिन मरना नहीं चाहिए। समझ में आया बात ना? मार देना है लेकिन मरना नहीं चाहिए, ठीक है, और मृत्यु दंड मिलेगा। शहर स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब जो है आरसी ने हमला किया, ठीक है, नेपोलियन तृतीय पर, पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन यहां पर कैबूर जो है वो क्या कर रहा है? वो एकदम ईमानदार व्यक्ति की तरह जो है कि हमारे राष्ट्र में ऐसा कौन व्यक्तित्व हो गया जो नेपोलियन पर हमला करेगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब लंबा चौड़ा जो भाषण होता है वो जो है बताया गया कि आर्सेनी हत्याकांड का या आर्सेनी कांड का हम विरोध करते हैं और हम नेपोलियन का जो है कुशल क्षेम चाहते हैं। वो जो चाहें उसके लिए जो है ना सार्डिनिया तैयार है। इटली में कोई जो है जांच करवाना हो, कोई सहयोग चाहिए, हर एक चीज के लिए कैबूर और सार्डिनिया के शासक तैयार है। अब जो आदमी इतना बढ़ चढ़ करके बोला, नेपोलियन कैसे सोचता कि भाई इसको कैबूर भेजा है? हा? अब जो है ना नेपोलियन जब सुना कि कैबूर जो है ना कंप्लीटली मेरे साथ है, तो कैबूर से वो मिलने का इच्छा जाहिर किया। बोला कि मिल लो भाई, कैबूर आ जाओ तुम, ठीक है। और ध्यान रखोगे पलम्बियर्स नामक स्थान पे दोनों मिले, ठीक। पलम्बियर्स नामक स्थान में देखो नेपोलियन एवं कैबूर मध्य 1858 में पलम्बियर्स में समझौता, दोनों के भी समझौता होता है जिसमें निम्नलिखित बिंदु थे। मतलब धीरे धीरे देखो क्रीमिया में खुश किया था, वहां पे एकांत में मिला, थोड़ा सा वहां पे संदेह भरा था ऑस्ट्रिया को लेकर के, और अब जो है ना आर्सेनी कांड से दिल जीत लिया। किसका? अब तो पूरा खुश है, वो समझ रहा है कि कैबूर जो है ना कंप्लीट मेरा भक्त आदमी है, ठीक। अब देखो समझौता हुआ कोलंबियस में, क्या समझौता हो रहा है? ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में फ्रांस इटली को 2 लाख सैनिक से मदद देगा। समझ में आया बात ना? बोला कि हम और ऑस्ट्रिया लड़ेंगे सर, टेंशन मत लीजिए, खाली आप ना 2 लाख सैनिक हमको दे दीजिए, ठीक है। अभी उसका कहानी बताएंगे, पहले प्रोविजन आप जो पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। दूसरा है लोम्बार्डी और वेनेसिया सार्डिनिया को दिया जाएगा। ये वाला देख रहे हो, लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये किसको मिल जाएगा? सार्डिनिया को। देखो अब ये दिमाग देखो कैबूर का, ये इस कॉर्नर से ऊपर से आना चाह रहा है, ठीक है। बोला कि हमको दे दीजिएगा वो। दूसरा क्या है? फ्रांस को बदले में नीस और सवाई दे देंगे। देखो ये नीस और ये जो है सेवाय वैसे भी तो फ्रांस में घुसा हुआ है, वर्तमान में भी वो फ्रांस का हिस्सा है। समझ में आया बात ना? बोला कि हम आपको दे देंगे, क्योंकि नीस और सेवाय से उतना फायदा नहीं होना था जितना इससे, क्योंकि ये ऊपर में यहां पर आ जाता ना, तो भैया इधर प्रसा के साथ भी तो दोस्ताना संबंध स्थापित करता, ठीक है। और इस तरीके से ये अब ऊपर से नीचे की तरफ आने का योजना बना रहा है। उसको भी 2 क्षेत्र दिया, अपने भी 2 क्षेत्र लिया, ठीक। अगला क्या है? बोल रहा है नेपोलियन के घराने से सार्डिनिया के राजवंश में वैवाहिक संबंध स्थापित करने की भी बात कही। बोला कि अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते, 2 जो है ना वंश एक परिवार के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में नेपोलियन को लगा कि ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है भाई, क्षेत्र भी दे रहा है, वैवाहिक संबंध भी स्थापित करवा रहा है, और हमारे साथ रहने का बात कह रहा है, यानी कल हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये तो कैबूर का जो है दृष्टिकोण है। नेपोलियन का है स्वीकार किया भाई ये समझौता। नेपोलियन को लग रहा था कि भैया ऑस्ट्रिया सचमुच में भी आगे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसको नियंत्रित करना जरूरी है। और ये आदमी जब आक्रमण करेगा ना, तो आक्रमणकारी के भूमिका में कौन होगा? सार्डिनिया होगा। और ये जब आक्रमण करेगा तो इसके माध्यम से हम जो है ना ऑस्ट्रिया को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। या कंट्रोल ना भी हो ऑस्ट्रिया, तो सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया में जितना लंबा लड़ाई चलेगा, क्या होगा भाई? ये दोनों लोग जो है ना कमजोर हो जाएंगे, और हम जो है ना बीच में जाएंगे
और इन लोगों को क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा बहलाएंगे फुसलाएंगे, बोलेंगे अरे छोड़ो लड़ाई मत करो, और दोनों कमजोर हो चुका रहेगा तो मेरे को अपना सिरमौर मान लेगा। उसके दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है, कि इस लड़ाई से सीधा फायदा इन लोगों को नहीं होगा, सीधा फायदा हमको होगा, और वो तैयार हो गया 2 लाख सेना देने के लिए। ठीक, इसको कहते हैं बाबू कूटनीति। अब देखो समझौता हो गया, अब लड़ाई करना है। लड़ाई हुआ ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का, कब, ध्यान रखना है 29 अप्रैल 1859 को दोनों के बीच में लड़ाई प्रारंभ हो गया। लड़ाई जब प्रारंभ हुआ तो ध्यान रखना है कि फ्रांस ने सार्डिनिया के पक्ष में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया। बोला कि भैया ठीक है, हम सार्डिनिया के पक्ष में हैं, सार्डिनिया को अपना सेना हम भेज रहे हैं। अब ध्यान रखना है फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेनाओं ने अलग अलग टाइम में जो है ना मांटेबेलो, प्लेस्ट्रा और मेमेंटा में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ठीक है, हरा दिया। अचानक से जब ये युद्ध चल रहा है, फ्रांस को एहसास हुआ कि उससे गलती हो रहा है। क्या गलती हो रहा है भाई, सेना मेरा है, अधिकांश सेना तो मेरा, उसके पास तो 90,000 था ना, 2 लाख तो मेरा सेना है। ठीक है, तो हम अपना सेना के माध्यम से किसको हरा रहे हैं और किसको कमजोर कर रहे हैं। अचानक उसका दिमाग में जो है ना ये बत्ती चला कि भैया ऑस्ट्रिया तो हारता जा रहा है, और ऑस्ट्रिया हारता जा रहा है तो कमजोर हो रहा है, और कमजोर होगा मतलब कि भैया ये वाला क्षेत्र जो है इस पे सीधा हक मारेगा जो है ना सार्डिनिया। इसके अलावा ये जो बीच वाला पार्ट है जिसमें ऑस्ट्रिया का पकड़ है, इस पर भी जो है ना सार्डिनिया ये मारेगा। नेपोलियन का दिमाग का बत्ती जला, बोला कि कड़ाक से जो है रोक दो भैया, ब्रेक लग गया अचानक जो है ना ये युद्ध को, और बोला कि ठीक है अब जो है ना लड़ाई उड़ाई करने का आवश्यकता नहीं। अब देखो यहाँ पर अचानक युद्ध से अलग हुआ, इसका क्या तर्क था, क्यों अलग हुआ। पहला, इटली के मजबूत होने का डर, कि जो है ना ये दिमाग लगाया है और अब ये मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो भैया मेरे पड़ोस में मजबूत राष्ट्र आ गया मतलब दिक्कत हो जाएगा। दूसरा, ऑस्ट्रिया के तरफ से प्रसा के शामिल होने का भय, यानी क्योंकि ऑस्ट्रिया का नियंत्रण किस पर था, ठीक है, प्रसा पर था। और ध्यान रखना है परसा पर था वो ठीक है, उधर वहां पर परसा में भी तो कहानी चल रही है। परसा जो है वो कहा करता था, उसका जो चांसलर जो बनेगा बिस्मार्क, वो कहता था भैया मेरा दुश्मन ऑस्ट्रिया है ही नहीं, मेरा असली दुश्मन फ्रांस है। ठीक है, और उसके साथ युद्ध करेंगे तभी मेरा जो है ना एकीकरण होगा। तो जानता था, तो चाहे चाहे मन से आए चाहे ऐसे ही राजनीतिक तौर पे आए, लग रहा था कि प्रसाद जो है वो इंटर कर जाएगा कहां पर, ऑस्ट्रिया में, और उन लोग दोनों मिल करके फिर लड़ाई करेगा। फिर कहीं ऐसा तो ना हो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, नहीं, लड़ाई है इटली और ऑस्ट्रिया का, और झूठ मूठ का भुगतान कौन करेगा। समझ में आया बात ना। तो बोला कि ना 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 ना, ठीक बात नहीं है। तीसरा बात क्या है, फ्रांस को सॉरी पोप के राज्य को खतरा, सीधा बात है, जाहिर सी बात है, ऊपर वाला जो है जगह इसको मिलेगा तो ऑस्ट्रिया कमजोर होगा तो नीचे वाला भी मिलेगा, और जब ये नीचे से इधर ऊपर से ऐसे बढ़ेगा तो यहाँ है रोम, और जो है ना इधर जो है ना है सार्डिनिया, तो ऊपर से दोनों तरफ से जो है कौन, सार्डिनिया, तो जो है ना पोप का राज्य को जो है ना नुकसान हो सकता है, ये समझ रहा है। और उसके बाद जो है ना तीसरा जो है सॉरी चौथा बात, कि फ्रांस को सीधा नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्या सीधा नुकसान हो सकता है, सेना उसका मरेगा, संसाधन उसका नष्ट होगा, इन लोगों के पास क्या खोने के लिए है, हैं? अभी आपके पास क्या खोने के लिए, सो बताओ जरा। कल नौकरी लग जाएगा तो घूस लोगे, तब खोने के लिए होगा नौकरी। समझ में आया बात ना, ये ध्यान रखना, अभी कुछ भी खोने के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप पा रहे हो सिर्फ पा रहे हो। ठीक, अब जो है युद्ध से अलग हुआ, लेकिन जो है ना अब दिखाना चाह रहा है कि हम जो है ना थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, हम जो है ना राजनीति में अच्छा खासा समझ रखते हैं। तो नेपोलियन क्या किया, ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ के साथ बिला फ्रैंका की विराम की संधि का घोषणा किया। ठीक है, कब हुआ ये संधि, 11 जुलाई 1859 को। और यहाँ पर क्या बोला, इसमें निम्नलिखित शर्तें हैं,
लोम्बार्डी सार्डिनिया को दे दिया जाएगा। ठीक है, लोम्बार्डी ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला बोला कि किसको दे दो आप, सार्डिनिया को दे दो। क्योंकि हम उसको बोले थे, दोनों बोले थे, लेकिन दोनों तो नहीं देंगे, आगे मजबूत हो जाएगा। तो वेनेसिया तुम रखो, लोम्बार्डी उसको दो, ठीक। दूसरा, पोप के अधिकार में इटली का एक संघ बनाया जाए, सॉरी अधिकार में ही है, मतलब नियंत्रण में समझ लो, अधिकार भी ठीक है। पोप के अधिकार में इटली का एक संघ बनाया जाएगा और वेनेसिया उस मतलब वो जो संघ बनेगा उसका हिस्सा बनेगा। मतलब ध्यान रखना है, इटली में ये जितने छोटे 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 राज्य हैं सबको मिलाकर के क्या बनाया जाएगा, एक संघ, और उसमें शामिल होगा कौन, व्यक्तिगत तौर पे ऑस्ट्रिया का नियंत्रण इस पर होगा, व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन जब संघ की बात होगी तो पोप का नियंत्रण होगा वेनेसिया पर। फ्रांस अपना दिमाग लगाया कि हम उसमें ज्यादा पकड़ मजबूत करें, ठीक, ये ध्यान रखोगे। यहां पर एक बात समझना होगा, कैबूर बोला कि भैया भागते भूत की लंगोट भली, कम से कम लोम्बार्डी तो मिला, बाकी तो देख लेंगे ना आगे क्या करना है नहीं करना है। आगे देखो, विक्टर एमेनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ विला फ्रैंका की विराम की संधि की पुष्टि हो गई। बोला कि विला फ्रैंका की संधि हमको एक्सेप्ट है, ठीक है, ये बात हो गया। अब जो है ध्यान रखोगे, इधर ये कहानी हो गया। कैबूर देखा कि फ्रांस से जितना हो सकता था वो हुआ। अब जो है ना, बार बार एक ही ताकत को अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो मामला दिक्कत वाला हो जाएगा। तो अब वो जो है ना लाना चाहा सामने ब्रिटेन को। समझ में आया बात ना, ब्रिटेन तो जो है ना क्रीमिया के युद्ध में इससे खुश हुआ था, याद है सब लोगों को, ठीक है। दूसरा बात जो है, चूंकि ब्रिटेन दुनिया में यह दिखाता था कि हम प्रगतिशील विचारधारा का समर्थक हैं, हम लोकतंत्र का समर्थक हैं, और जहां पर भी लोकतंत्र का बयार चलेगा हम वहां पर खड़ा रहेंगे। अब कैमूर ये दिमाग लगा रहा है कि भैया ये जितना भी मध्यवर्ती स्टेट सब है उसके यहां पर जो है उसको जो है एक लड़ाई प्रारंभ करवाना है, एक जो है ना लोकतांत्रिक जो है ना कहानी प्रारंभ करवाना है, ताकि ब्रिटेन को ये लगे कि यहाँ की जनता जो है ना जन्म मतलब क्या कहते हैं उसको, लोकतंत्र के लिए तैयार है। और जब लोकतंत्र की बात होगी वैसे ही जो है ना वो बोलेगा, यानी ब्रिटेन बोलेगा कि भैया यहाँ पर ताकत से इन लोगों को मत दबाओ, वोटिंग के माध्यम से तय कराओ कि ये किसके साथ रहेगा, सार्डिनिया के साथ या जो है फ्रांस ऑस्ट्रिया जिसके साथ रहना है, या अलग रहना चाहता है, किसके साथ, जो रहना चाहता है रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ, लड़ाई छेड़ना या जो है ना वैसा माहौल बनाना बड़ा बात है, ठीक है। ध्यान रखना है नॉर्मली कि जो है इन क्षेत्रों में जो मध्यवर्ती जो है इटली के जो राज्य थे, यहाँ पर लोगों को पहले बरगलाया गया, उनके अंदर जो है ना राष्ट्रवाद की भावना को जगाया गया और बोला कि भैया आप लोग सब अपने अपने जो है ना राज्य में विद्रोह कर दीजिए, अगर आपको सार्डिनिया जैसा शासन चाहिए तब। क्योंकि व्यापारी लोग सार्डिनिया के शासन को महसूस कर चुके थे, तो व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण वाहक की भूमिका को निभाया और सब लोगों को वो लोग जो है ना बोला कि नहीं नहीं नहीं, सार्डिनिया जैसा चीज चाहिए तो बोलो तुम लोग अपने राज्य में कि सब लोग आंदोलन करोगे कि नहीं करोगे। और एक झटके में वहां पर सभी राज्यों में आंदोलन शुरू। और जब आंदोलन शुरू हो गया तो अब ब्रिटेन की तरफ जो है देखा कैबूर, बोला कि भैया हम चाहे तो इन लोगों पर हमला कर सकते हैं, इन राज्यों को दबा सकते हैं, लेकिन हम जो है ना लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति हैं, हम किसी पर जो है ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो बताइए आप क्या, आप मेरा समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो क्या हो गया भाई, ध्यान रखना है। ब्रिटेन बोला कि एकदम तुम्हारा समर्थन करेंगे, हम इस बात को जो है ना खुले मन से बताते हैं कि जो भी राज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है वहां पर जो है ना अगर जनता खुद इसके लिए तैयार है तो वहां जनमत होगा और कोई भी ताकत वहां पर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे, घोषित कर दिया। अब मार्च 1860 में मध्य इटली में जनमत संग्रह हो गया बाबू। अब जो है जब कराया गया जो है ये जनमत संग्रह, तो परमा, मोडोना, टस्कनी, बोलोगना, प्यूगेंजा, ये सब जो है क्या बोला,
ठीक है, बोला कि हम लोग जो है सब जो है जाएंगे किधर। अब देखो, नीस, सेवाय, पिडमोंट, लोम्बार्डी, परमा, मोडोना, बोलोगना, टस्कनी, पेपल, प्यूगेंजा, ये सब क्षेत्र, यानी इधर से शुरू करो, ऐसे करके वेनेसिया को खाली छोड़ करके ये रोम के स्टेट से ऊपर तक का पूरा क्षेत्र एक झटके में किसका हो गया। है दिमाग। जहां जो है ना फ्रांस का इस्तेमाल करना था, फ्रांस का, और जहां पर वो इस्तेमाल करना था उसको, ठीक है, ब्रिटेन का, वो कर दिया। अब देखो, जिस दौर में ये सब कहानी चल रही है ना, उसी दौर में एक और हीरो निकल करके आ रहा है, गैरीबाल्डी। ठीक है, और गैरीबाल्डी क्या करेगा बाबू, वो तहलका मचाता हुआ आ रहा है। तहलका मचाता हुआ आ रहा है, और वो जो है ना कहा जाता है सिसिली को जीता, नेपल्स को जीता, और वो अगला कदम बढ़ाने वाला था रोम की तरफ। ठीक है, वैसे एक बात बता देते हैं, गैरिबाल्डी नफरत करता था किससे, कैबूर से। काहे भाई, काहे, कोई बता पाएंगे। क्षेत्र नहीं दे दिया था, जहां उसका जन्म स्थान था ना, वो फ्रांस को देने का बात बोल दिया था। तो बोला था कि भैया एक झटके में तुम हमको विदेशी बना दिया, कैबूर से, इसीलिए वो गुस्साए रहता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गैरिबाल्डी अब जो है ना सिसिली और नेपल्स को नियंत्रण में लिया। ये देखो, ये सिसिली, ये नेपल्स ले लिया, और ये आगे बढ़ रहा है। अब जो है ना जब कैबूर को पता चला कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रोम पे हमला करेगा ना वो, पहला बात की कैथोलिक लोगों का नाम लेकर के फ्रांस यहाँ कूदेगा, और जो है ना जैसे फ्रांस कूदेगा ना, ऑस्ट्रिया ताक में है, जो दोस्ती थोड़ा कमजोर पड़ गया है, थोड़ा मजबूत करने का, तो फिर मामला दिक्कत हो जाएगा, और कैबूर जाएगा समझाने तो और दिक्कत होगा। तो गैरिबाल्डी का ये जो तरीका दिख रहा था कैबूर को, वो जाकर के सबसे पहले विक्टर एमेनुअल को बोला कि भैया ऐसा है कि वो आपका बड़ा भक्त है, क्योंकि आप एकीकरण के समर्थक हो, और वो जो गैरिबाल्डी जो है, ये पूरे इटली में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है मेरी नजरों में, और वो अपने शासक का अपमान कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा काम करो कि भैया यहां से निकलो और जाओ रोम के पहले खड़ा हो जाओ सेना लेकर के, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फ्रांस जो है ना यहाँ एंट्री मारा मतलब फिर दिक्कत, और जितना करा कराया है वो सब पे पानी फिर जाएगा। विक्टर एमेनुअल जो है बोला कि भाई कैबूर बोला है तो चलते हैं। ठीक है, सेना लेकर के वो रोम के बाहर जो है ना अपना सेना को खड़ा कर दिया। जब सेना को खड़ा कर दिया, और इधर से गैरिबाल्डी जब वहां पे पहुंचा, तो उसको पहले से दिखा कि विक्टर एमेनुअल वहां पे खड़ा है, मतलब ये रोम पर जो है ना नियंत्रण करने जा रहा है। तो वो अपना रोम को अपने नियंत्रण में लेने का सपना छोड़ दिया। उसके अलावे सिसिली और नेपल्स उसको सौंप दिया, बोला कि ये मेरे तरफ से इटली को भेंट है। और इसको कहा जाता है गैरिबाल्डी का महान त्याग। यानी जिस दौर में लोग जो है ना क्षेत्र में राजा बनने के लिए परेशान होते थे, वो चीता हुआ क्षेत्र को सौंप दिया उसको। अब देखो, नीचे से भी जो है ना एकीकरण हो गया, ऊपर से भी एकीकरण हो गया, इधर तो है ही। अब बचा दो क्षेत्र, एक बचा जो है ना रोम, और एक बचा जो है वेनेसिया। इसकी कहानी सोमवार को। हम्म